गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है सितंबर 10 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं कहूंगा कि हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे और ज्यादातर टॉपिक यहाँ पे आपको लगेगा वो रिपीटेड से ही नजर यहाँ पे आपको आएंगे, लेकिन ये टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एडिटोरियल सेक्शन से है और यहां से ऑलरेडी यूपीएससी में मेंस में सवाल पूछा जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को भी आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एडिटोरियल आज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेंगलुरु फ्लड के बारे में है। ठीक है जी, चलिए। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा J&K के अंदर जो कैडर है, आईएएस का जो कैडर है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया, इसके बारे में हमारी प्रेसिडेंट जी ने कुछ कहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और यहाँ से कुछ काफी डिटेलिंग में मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ डिफेंस सेक्टर के बारे में हल्का फुल्का बात यहाँ पे करेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन देखिए, आज है 10 तारीख और कल है 11th और कल से हमारा होने वाला है एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट। तो पॉलिटी के एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के मन में अभी तक डाउट था, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको अगर एडमिशन लेना है तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप पूरा फॉर्म फिलअप करके एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है जी, 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। और यहाँ पे आगे बेसिक्स कवर हो जाएंगे और आपको पता है कि बेसिक्स के बिना आप आगे ये एडवांस पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बेसिक्स जरूर कवर करें। लेकिन वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करे बिना आप आगे नहीं जाओगे, ये मुझे पता है। ठीक है जी, चलिए। तो पहला टॉपिक है, देखिए कहता है ये सुप्रीम कोर्ट से है। पहला टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ प्ली अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वैसे पूरा मामला क्या है आपको अच्छे से पता है। हमारे पास एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, जो ये कहता है कि इंडिया में जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले उसका जो भी स्टेटस था उस स्टेटस को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा, टेंपल है तो टेंपल रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्टेटस को मेंटेन करना है। ठीक है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ना। अभी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। हमारे इतिहास से बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत सारे टेंपल्स को जो है तोड़ा गया होगा, वहां पे कुछ और बना दिया गया होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो आप हिस्टोरिकली जो भी रॉन्ग चीजें हुई हैं, आप उसको आप ये नहीं कह सकते आज कि आप उसको तोड़ के उसका जो है पुरानी वाली चीज को जो है चेंज करो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1991 में इस एक्ट को पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई कोई भी नई चीज जो है वो हम लोग मतलब पुरानी चीज को तोड़ के नया चीज नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए इसको कहा गया था। 15 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रखी गई थी। उसके पहले जो थोड़े बहुत केस वहां पे चल रहे थे उनको वो तो ठीक है, लेकिन कोई नया केस आप जो है यहाँ पे नहीं लेके आओगे। ठीक है, हालांकि ये जो पूरा एक्ट है वो जो राम जन्मभूमि के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी जगह पे ये लागू होता है। अब इसमें जो है कुछ लोगों ने ये कहा कि सर ये जो एक्ट है, जो वर्शिप एक्ट है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। क्यों करता है उसके बारे में कोई खास डिटेल में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि आप इसकी वैलिडिटी को चेक करें। ठीक है, वैलिडिटी को चेक करके जो है फिर जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस करें। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर अपने हिसाब से चीजें करेगा, पर आपको भी पता है कि रिलीजन का मामला है, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जो है बहुत ज्यादा ना इंटरफेयर करती नहीं है। और इस मामले को पहले भी ऐसा हुआ है कि रिलीजन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट उस केस को खींचती रहती है सालों साल सालों साल सालों साल, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव होता है। तो ऐसा यहाँ पे भी हुआ है। और अभी जो है 3 बेंच की जो है जजेस की बेंच इसको सुन रही है और यूयू ललित हमारे सीजीआई भी उसका पार्ट है। तो उन्होंने कहा है कि भैया अभी हमें सुनने दो हर चीज, उसके बाद ये मामला जो है 5 जजेस की बेंच के पास जाएगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। ठीक है, तब वो देखेंगे। तो ये मामला काफी लटकने वाला है, अभी बहुत जल्दी इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है नहीं। तो लेट्स सी तो क्या होता है। तो यही है थोड़ा सा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आपको हल्का फुल्का इसके बारे में पता होना चाहिए। पुराना एक्ट है, कोई नया तो नहीं है ये। चलिए, उसके अलावा J&K में जो है कुछ रूल्स वगैरह को चेंजेस कर दिया गया है आईएएस आईपीएस ऑफिसर के लिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। देखिए, आपको पहले से ही पता है कि इंडिया में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की कितनी कमी है, राइट, खासकर सेंट्रल लेवल के ऊपर। क्योंकि क्या होता है ना, जो स्टेट्स होते हैं
वो अपने स्टेट में से, हर स्टेट का एक कोटा होता है, उसमें कुछ IAS IPS ऑफिसर्स को सेंटर की डेपुटेशन में भेजना रहता है 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, आप पहले स्टेट में सर्व करते हो, जब आपको सर्व करते हो 8, 9, 10 साल हो जाते हैं तो आप सेंटर में जाके सर्व करते हो। ये एक रूल है, लेकिन स्टेट ऐसा करते नहीं है। ठीक है, और सेंटर मजबूरी में उनसे करवा नहीं सकता, तो स्टेट ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि IAS ऑफिसर जो खुद होते हैं वो खुद भैया सेंटर की डेपुटेशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से सेंटर में हो गई है ऑफिसर्स की काफी ज्यादा कमी। अब वो तो चलिए बात अलग है, अब दूसरे स्टेट तो अलग है, लेकिन J&K के अंदर भी जो है डेपुटेशन में नहीं जाना चाहते हैं लोग। J&K स्पेशली या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ऑफिसर्स नहीं जाना चाहते। तो पहले तो J&K फुल फ्लैज स्टेट हुआ करता था, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो सरकार ने क्या किया कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग जो है J&K और लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी के अंदर आए, तो उन्होंने कुछ रूल्स को रिलैक्सेशन कर दिया है, हल्का फुल्का उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीज उनको कर दिया है, कूलिंग ऑफ पीरियड था जो है उसको हटा दिया गया है, इंटर कैडर डेपुटेशन भी वहां पे हो सकता है, उसके अलावा कुछ ट्रांसफर उनको ग्रांट दिए जाएंगे, कुछ रेंट अलाउंस उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कुछ इंसेंटिव वगैरह उनको दिए जाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि उनको सरकार जो है इंसेंटिव दे रही है, रिझा रही है ना। तो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी होती है, सरकार हमेशा इसी चीज को करती है। तो फिलहाल तो कैरेट दिखा रही है, लालच दे रही है कि आप J&K के अंदर आइए, सर्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें उन्होंने ये किया कि जो J&K के जो सर्विस कमीशन था उसमें से बहुत सारे लोगों को IAS ऑफिसर जो है प्रमोट कर दिया। देखिए, सिर्फ UPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है तभी IAS ऑफिसर नहीं बनते हैं, स्टेट कैडर से भी, यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वहां से भी ऑफिसर्स को प्रमोट करके IAS ऑफिसर बनाया जा सकता है, और बनाया भी जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज में। तो हम जैसे मान लो अपने जो है अपने मान लो बिहार PC जो है PSC आपको क्लियर हो गया, अब बिहार सिविल सर्विसेज के अंदर हो, आप जब एक लेवल पे सीनियर हो जाते हो तो गवर्नमेंट आपको IAS और IPS ऑफिसर भी बना सकती है, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, और उसके बाद आपको सेंटर के डेपुटेशन में भेज सकती है। अदरवाइज तो आप स्टेट के ऑफिसर हो, आप सेंटर डेपुटेशन पे जाओगे नहीं जब तक आप ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं बनते हो। तो J&K के अंदर भी ऐसा हुआ कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसके अंदर से 16 ऑफिसर्स को IAS ऑफिसर बना दिया गया है। अभी 8-10 और बनाने की बात यहाँ पे चल रही है। तो सीधी सी बात है भाई, ठीक है, तो ऑफिसर की कमी है तो कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी ही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपका UPSC क्लियर नहीं होता, IAS क्लियर नहीं होता है, अगर आप किसी स्टेट सर्विसेज को भी ज्वाइन करते हो, वहां से भी आपको IAS IPS ऑफिसर बनाया जा सकता है, और ऐसा बनता भी है हर साल। ठीक है, चलिए अगली जो हमारे पास न्यूज आती है वो आती है सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, जो टूटी हुई राइस होती है। यहाँ पे हम लोग बासमती राइस की बात नहीं कर रहे हैं, जो टूटी हुई राइस होती है उसको जो है बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, बैन क्यों कर दिया गया? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। कौन कौन से एरिया में डिमांड बढ़ गई है? देखिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है ब्रोकन राइस का, उसके अलावा जो एनिमल फीड स्टॉक होता है, यानी कि जो जानवरों को दिया जाता है, वहां पे यूज होता है। उसके अलावा इथेनॉल की प्रोडक्शन में भी जो है ब्रोकन राइस का यूज होता है। ठीक है, अब इन तीनों की डिमांड जो है वो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ गई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मतलब इसका प्राइस हाई हो रहा था, लेकिन हम काफी ज्यादा इसकी एक्सपोर्ट कर रहे थे। आपको ये बताता चलूं, पिछले कुछ महीनों में ब्रोकन राइस का जो एक्सपोर्ट है वो 1000% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डिमांड है। मान के चलिए, अगर आप कोई इंडियन फार्मर है, वो चाइना में, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया में ब्रोकन राइस को अगर बेच रहा है तो उसको कई गुना ज्यादा प्राइस मिलता है उन कंट्रीज के अंदर रादर देन डोमेस्टिक। तो भैया वहां क्यों नहीं बेचेगा? तो जब सरकार को लगा कि भाई इंडिया से इतना ज्यादा ब्रोकन राइस बाहर जा रहा है और हमारे यहाँ पे खुद डिमांड और प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो सरकार ने उसको बैन कर दिया। एक तो बैन करने का रीजन ये है। दूसरा बैन करने का रीजन ये भी है कि बिकॉज इस बार हीट वेव चल पड़ी थी, ठीक है, और बहुत जगह पे फ्लड वगैरह वो भी आया, ड्रोट भी आया। तो इस साल इंडिया में ओवरऑल जो पैडी कल्टीवेशन का एरिया है वो पहले ही 6% कम हो चुका है, यानी कि जो खरीफ की फसल है वो 6% किसानों ने इस बार कम लगाई है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्शन इस बार जो है वो इम्पैक्ट होने वाला है, कम होने वाला है। तो जिस चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये किया है। तो जो यूक्रेन में और वहां पर जियोपॉलिटिक्स की जो चीजें हो रही हैं, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, फॉरेस्ट फायर, ड्रोट है ना, वो सब चीजों की वजह से ग्लोबली भी जो है राइस की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको बैन कर दिया। तो ऐसे ही किया जाता है, राइट। तो जब डोमेस्टिक चीजें इंक्रीज होने लगती है, देखिए मतलब ये सारी चीजें ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है। ठीक है, आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। देखिए, जब इन्फ्लेशन होती है
इन्फ्लेशन दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है डिमांड की तरफ से और एक हो सकती है सप्लाई की तरफ से, ठीक है। तो इसका काम तो आरबीआई कर देता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करके। जो सप्लाई साइड की है, मतलब कमोडिटी साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कमोडिटी, कमोडिटी की मतलब जब इसकी जो है मार्केट में जो है सप्लाई कम हो जाती है, जैसे आप यहाँ पे राइस का एग्जांपल दे सकते हो। तो जब सप्लाई कम हो जाती है तो इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इन्फ्लेशन हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ओवर सप्लाई हो जाती है। तो जैसे मान लो राइस की ओवर सप्लाई हो गई, डिमांड कम है तो प्राइस फॉल हो जाता है। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा खेल काम करता है। तो कई बार जब सरकार को ऐसा लगता है कि भैया डोमेस्टिक सप्लाई कम हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब यहाँ पे दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका इमीडिएट एक्शन, जो सरकार इमीडिएट एक्शन लेती है, और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो अगर सरकार को ऐसा लगता है कि मान लो पल्सेस, यूजुअली इंडिया में जो है पल्सेस की दिक्कत होती है, दालें वाले, तो अगर सरकार को लगता है कि भाई पल्सेस की कमी हो रही है इंडिया के अंदर, तो सरकार क्या करती है, इमीडिएट स्टेप क्या करती है, वो इंपोर्ट कर सकती है। ये हमेशा इमीडिएट स्टेप होता है। और लॉन्ग टर्म स्टेप क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ भाई, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो उसमें तो साल भर लगता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। बहुत बार सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हमारे इंडिया में सप्लाई कम हो रही है तो उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाता है, ताकि वो कमोडिटी है वो बाहर ना आ जाए और इंडिया की हमारे अंदर ही। तो एक तो एक्सपोर्ट आपने बैन कर दिया, दूसरा आपने इंपोर्ट जो है करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें होती हैं, ये सरकार करती है, इसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकती। आरबीआई का काम जो है वो सिर्फ मनी सप्लाई तक लिमिटेड होता है, बाकी गवर्नमेंट का काम होता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में दोनों का इक्वल पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। सप्लाई वाली साइड गवर्नमेंट करती है, डिमांड वाली साइड आरबीआई करता है, ठीक है जी। चल नेक्स्ट हमारे पास तो दोस्तों टॉपिक आता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट जी ने कहा है कि मेक एंटी टीबी कैंपेन अ मास मूवमेंट। देखिए, कानून वानून तो यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, अमेंडमेंट होती रहती है। लेकिन सरकार कोई भी स्टेप लेती है, कोई भी कानून बनाती है, कोई भी इनिशिएटिव लेती है, वो जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, जब तक वो मास मूवमेंट का रूप नहीं लेता है। समझ रहे हो, गांधी जी की खास बात क्या थी, गांधी जी की खास बात यही थी ना कि जो भी चीज चलाते थे वो मास मूवमेंट बनता था, और इसलिए उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई था। आप जो है यहाँ पे एक जनधन स्कीम को देख लीजिए, क्या उससे पहले सरकार लोगों को नहीं बोलती थी क्या कि अकाउंट ओपन कराओ, बोल रही थी सरकार तो पिछले जो है 50 साल से बोल रही है अकाउंट ओपन कराओ, अकाउंट ओपन कराओ, लेकिन लोग करवा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उस मूवमेंट ने जो है मास मूवमेंट का जो है नहीं लिया था रूप। तो जब मास मूवमेंट का रूप लिया तो जनधन जो है सक्सेसफुल हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ। इसी तरह से जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये भी एक मास मूवमेंट का रूप इसने लिया। स्वच्छ भारत मिशन मास मूवमेंट का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। तो जब तक कोई चीज मास मूवमेंट नहीं बनती है, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होती है। अब टीबी को रोकने के, टीबी को रिडक्शन करने के बहुत समय से जो है हमारे यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जब तक टीबी कंट्रोल नहीं होगा, जब तक वो मास मूवमेंट नहीं बनेगा, जब तक ज्यादा से ज्यादा जनता उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हमारी प्रेसिडेंट जी ने यही कहा है कि भाई इंडिया को अगर एंटी टीबी बनाना है, अगर इंडिया में जो एंटी टीबी कैंपेन चलाना है, तो वो मास मूवमेंट पे चलाना पड़ेगा, वो इधर उधर बात करके कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये, और ऊपर से हमारा जो है एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो अभियान है, ठीक है, इसने ये कहा था कि हम लोग 2025 तक का हम लोगों ने टारगेट रखा था कि हम लोग इंडिया से टीबी को इरेडिकेट कर देंगे। दैट वाज द टारगेट विच वाज एक्चुअली वेरी पेट प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर मोदी। ही सेड कि 2025 तक जो है हम लोग टीबी मुक्त भारत को कर देंगे। हालांकि फिर बाद में वो कोविड आ गया, वो सारी चीजें हुई, तो अभी जो है टारगेट हम लोगों ने बढ़ा के थोड़ा बढ़ा दिया, इसको 2030 तक कर दिया गया है। बट एनीवेज, तो दैट इज द होल थिंग। इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड की टीबी कैपिटल। इंडिया में वर्ल्ड का जो है 17% के लगभग पॉपुलेशन है हमारा, लेकिन 25% प्लस टीबी पेशेंट है इंडिया में। ये क्या दिखाता है, यही तो दिखाता है ना कि भैया इंडिया में टीबी के केस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ जो है वो टीबी के इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे होती है। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो भी कहता है कि भाई 2030 तक जो है टीबी को इरेडिकेट करना है। हमारा गोल क्या है 25, और यूनाइटेड नेशन का गोल क्या है 2030। हालांकि वो जो 2 साल का गैप आया है बीच में कोविड की वजह से, आई डोंट थिंक सो 2025 तक उसको अचीव करेंगे। 2030 तक कर लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, कम से कम यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो अचीव करेंगे ना। तो ये था आज का पूरा आर्टिकल, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने टीबी के बारे में एक एडिटोरियल किया था, तो वो एडिटोरियल भी मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों ने 3-4 हफ्ते पहले किया था। अगर आप रेगुलर देखते हैं एनालिसिस,
तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। तो टीबी के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, हमारे लंग्स पे, अदर ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करता है, बहुत पुराना डिसीज है, ये कोई नया नहीं है। 3000 बीसी मतलब 5000 साल पहले भी जो है इजिप्ट के अंदर इसको जो है ट्रेस किया गया था। और बाकी दूसरी चीजें हैं, सिम्टम्स वगैरह इसके जो है, कफ होता है, उल्टियां वगैरह आपको आती हैं, खून आता है, चेस्ट पेन होता है, वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे है। और अगर हम लोग इसकी वैक्सीन की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन जो है इसके लिए यूजली लगाई जाती है और 1948 से जो है इसको यूज किया जा रहा है इंडिया के अंदर। और वैसे तो 1921 से है दुनिया में, लेकिन इंडिया में 1948 में जो है इसको वो किया गया था। उसके अलावा टीबी के लिए और भी इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं। द निक्षा इकोसिस्टम, निक्षा पोषण योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन एंड सक्षम प्रोजेक्ट, ये टीबी के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इंडिया को टीबी कैपिटल कहा जाता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर रोज 1400 लोग भाई टीबी से मर जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए, तो ये था थोड़ा सा। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, रिसोर्स रिडक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल एलिमिनेशन इरेडिकेशन कर सकते हैं, सैनिटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को इंप्रूव कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, है ना, और जो हमारा जो स्टाफ होता है उसको बेटर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, और वो कुछ कुछ चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये सारी चीजें करनी है तो। पुराने आर्टिकल से हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, आज की डिटेल बस इतनी ही थी जो इस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए, यहाँ पे एक और न्यूज आती है जो कहता है कि देखिए एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया है ऑल इंडिया, 10,000 से ज्यादा स्कूलों में सर्वे किया गया है और 80,000 के लगभग जो है स्टूडेंट के बीच में ये सर्वे किया गया है। और इस सर्वे के अंदर सिर्फ उन्हीं बच्चों को इंक्लूड किया गया है जो क्लास 3 में है। ठीक है, क्लास 3 मतलब तीसरी क्लास वाले बच्चों का किया गया है। तो बेसिकली क्या है, एक ये इनिशिएटिव चलाया गया था सरकार के द्वारा जिसका नाम है निपुण। ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जिसमें ये देखा गया था कि भाई जो क्लास 3 वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका एजुकेशन का लेवल कितना है, उनकी क्वालिटी कितनी है, क्या वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, क्या वो लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या वो लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो ये किया जाना था। ठीक है, तो ये निपुण मिशन के तहत आता है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें की गई। इसके अंदर ये कुछ नोटिस की गई इंपॉर्टेंट चीजें, हालांकि इतने फैक्ट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ आ जाए इस यहाँ के रिगार्डिंग तो एक दो फैक्ट अगर आपको याद रह सकते हैं तो हम डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं वहां पे। तो इन्होंने ये कहा कि रीजनल लैंग्वेज की जब हम लोग बात करते हैं तो जो बच्चे हिंदी, जिनकी मेन लैंग्वेज है हिंदी, बेसिक लैंग्वेज है, उनकी काफी परफॉर्मेंस खराब रही है हिंदी वालों की। बट अपार्ट फ्रॉम हिंदी जो दूसरी रीजनल लैंग्वेज है उनकी हालत हिंदी वाले स्टूडेंट से भी खराब है, ये उन्होंने कहा है। मतलब ये है कि 53% बच्चे क्लास 3 के ऐसे हैं 18 स्टेट्स के अंदर जो कि बेसिक लैंग्वेज स्किल उनके अंदर लैक करता है। ये तो हो गए हिंदी वाले, लेकिन जो दूसरी नॉन हिंदी लैंग्वेज वाले हैं भैया, उनके अंदर 59% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बेसिक स्किल को लैक करते हैं। मतलब वो अपनी लैंग्वेज को, जैसे मलयालम है या तमिल है या फिर मराठी है, गुजराती है, 59% बच्चे लैक करते हैं, ना तो उस लैंग्वेज को लिख पाते ना उस लैंग्वेज को समझ पाते हैं। हिंदी वाले भी जो है 53% है, दूसरी लैंग्वेज वाले जो है 59% है। असम और मेघालय के अंदर हालत बहुत खराब है, यहाँ पे 67% स्टूडेंट जो है वो लैक करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, केरला के अंदर 56% बच्चे हैं जो मलयालम के को लैक करते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। गोवा के अंदर जो है 59% बच्चे ऐसे हैं जो कि कोंकणी को लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बेसिकली इनका यह कहना है कि वैसे तो इंडिया में सारी लैंग्वेज की हालत ही खराब है, जो नॉन हिंदी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी हालत हिंदी से थोड़ी ज्यादा पुअर है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है जी, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ 4 कैटेगरी रखी गई हैं स्टूडेंट को जो है वो रैंक वगैरह देने के लिए। एक होता है लैक, जिसमें बच्चों को कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो होते हैं, खत्म होते हैं, डफर होते हैं। फिर एक आता है लिमिटेड प्रोफिशिएंसी, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है बच्चों को। फिर एक आता है सफिशिएंट के हाँ वो हल्का फुल्का समझ सकते हैं। फिर एक आता है सुपीरियर वाले भैया, जो एकदम मास्टर वाले टाइप के होते हैं। तो 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है, और ये जो कैटेगरी आपको यहाँ पे बताई गई है वो लैक वाली है, मतलब बिल्कुल भी खत्म, उनको कुछ नहीं आता। इससे क्या पता चलता है, इससे हमारी एजुकेशन की क्वालिटी का पता चलता है। अब भाई क्लास 3 के अंदर ये हाल है, कल को यही बच्चा क्लास 5th में जाएगा, 7th में जाएगा, 10th में जाएगा, राइट, और कल को यही बच्चा जो है वो हमारी लेबर क्लास का पार्ट भी बनेगा, कल को जॉब्स देगा, इंटरव्यू देगा, इंजीनियरिंग करेगा, है ना, वो सब करेगा। तो जब बेस ही इतना कमजोर है तो आगे जाके क्या हालत होगी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, राइट। चलिए।
एक दो छोटी छोटी न्यूज है यहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उन्होंने जो एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, इन्होंने विजिट किया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 1/3 पाकिस्तान जो है पूरा तरह से डूब गया है। $10 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है। 1400-1500 के आसपास लोग वहां पे मर गए हैं, तो हालत बहुत खराब है। तो उसको थोड़ा सा जायजा वगैरह लेने के लिए इन्होंने विजिट किया था। और साथ के साथ पूरी दुनिया को भी कहा है कि देखो भाई, क्लाइमेट चेंज, अभी तो जाग जाओ कम से कम यार, ठीक है, कब जागोगे, कब तुम्हारा खून खोलेगा, बेसिकली वही ऐसा बात कर रहे हैं। तो आपने जो है दादा का, बाप का, सबका बदला लेना है। तो ऐसे इन्होंने कहा है। पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ 1% ग्रीन हाउस गैस को जो है कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जब सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्री के अंदर बात करें तो 8वें नंबर पे आता है पाकिस्तान। सिर्फ 1% ग्रीन हाउस गैस जो है वो जो है एमिशन करता है, सोच के देखिए। तो वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा सा स्टेप ले लो, अभी कुछ ना कुछ कर लो, अभी तो बिल्कुल है ना, गले जो है नाक से ऊपर पानी चला गया है, कब जागोगे। तो उसके लिए जो है वहां पे थोड़ा से आए थे, और इसमें कुछ है नहीं। उसके अलावा जो है नॉर्थ कोरिया कुछ ना कुछ हमेशा करता ही रहता है ना। नॉर्थ कोरिया ने जो है अभी अपने डिफेंस का जो उनका न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो पूरा सिस्टम, उसको और ज्यादा उन्होंने एनहेंस कर दिया है, और ज्यादा उसको फास्ट कर दिया है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कहना है कि भाई साउथ कोरिया से कभी भी मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, और अगर गलती से साउथ कोरिया ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, मैं तुरंत के तुरंत न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। देखिए नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी है कि कोई भी कंट्री उसके ऊपर अटैक करती है, चाहे वो अटैक न्यूक्लियर अटैक हो चाहे वो नॉर्मल अटैक हो, नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक करेगा, सीधी सी बात यह है। तो अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नए नए प्लांट्स वगैरह खोलना वहां पे शुरू कर दिया है। इतनी न्यूज थी, इसमें कुछ खास है नहीं। आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश रिसीव्स मॉडर्न आर्टिलरी। तो देखिए जब से चाइना के साथ हमारा पंगा हुआ है ना, गलवान में हमारा पंगा हुआ, उससे पहले जो है वो सिक्किम वाला जो भूटान वाला इशू हुआ था, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी इशू हुआ। तो चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है। तो फ्यूचर में चाइना ऐसा कुछ ना करे, इसलिए हम लोग J&K के अंदर भी, और लद्दाख के अंदर भी, और अरुणाचल के अंदर भी अपने डिफेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहे हैं, नए नए वेपन्स वहां पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसी चक्कर में जो है अरुणाचल प्रदेश में अभी मॉडर्न आर्टिलरी हम लोगों ने वहां पे कमीशन किया है, जिसमें जो है सिरगोर राइफल हो गया, उसके अलावा जो है लाइट मशीन गन्स हो गई, कार गुलस्ताफ MK384mm रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह हो गए, ये सब हम लोगों ने अमेरिका वगैरह से लिया हुआ है, ठीक है। तो कहां पे डिप्लॉय किया है? रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। आर्मी की भाषा में अगर मैं कहूं, रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है कामेंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, कामेंग रिवर है ना वहां पे जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, कामेंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी सारे अरुणाचल को रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो है ये सब कुछ हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। उसके अलावा जो है M777 अल्ट्रा लाइट हॉर्सवीज और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी हम लोगों ने वहां, ये भी हम लोगों ने यूएसए से लिया हुआ है। उसके अलावा कुछ ड्रोन को भी हम लोगों ने वहां पे डाला है, ठीक है। ड्रोन की वजह से हम लोग अपनी वहां पे जो बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर आसपास नजर रख सकते हैं। उसके अलावा इसराइल से हम लोगों ने नागेव लाइट मशीन गन लिया था, प्रोक्योर किया था कुछ समय पहले ही 2022 के अंदर, 2020 में, तो वो भी हम लोगों ने वहां पे डिप्लॉय किया हुआ है। बेसिकली हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट वहां पे हुआ है। नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत हम लोग तैयार वहां पे रहें, क्योंकि चाइना बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है बॉर्डर वाले एरिया में। तो उसके जवाब में भैया हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मजबूरी में कर रहे हैं हम लोग, हमारे कोई शौक थोड़ी है। अगर चाइना शांति से रहता तो इस पूरे पैसे को हम लोग कहीं हॉस्पिटल बनाते, एजुकेशन पे खर्चा करते, है ना, महिलाओं के हेल्थ के ऊपर खर्चा करते, तो फालतू में। चलिए, तो आज का दोस्तों जो एडिटोरियल हमारे सामने है वो कहता है द स्टार्क रीजन व्हाई बेंगलुरु इज सिंकिंग। देखिए यूपीएससी में 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है रीजंस, तो आपको रीजंस एक्सप्लेन करने होते हैं किसी भी समस्या के। अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ द मिलियन सिटीज इन इंडिया, इंक्लूडिंग, मिलियन का मतलब यह है कि जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होती है, इंक्लूडिंग द स्मार्ट सिटी लाइक हैदराबाद एंड पुणे, सजेस्ट लास्टिंग रेमेडियल मेजर्स। तो ये हैदराबाद और पुणे की जगह जो है बेंगलुरु भी बोल सकता है, ठीक है। समस्याएं लगभग एक जैसी हैं, बेंगलुरु में समस्याएं थोड़ी अलग है, हैदराबाद में थोड़ी अलग थी। तो आज हम लोग बेंगलुरु की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर बेंगलुरु, ठीक है जी। चलिए, तो क्या कहता है
तो बेंगलुरु में समस्याएं तो भैया बहुत ज्यादा हो गई हैं, है ना। आपने टीवी पे देख ही रहे होंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे आपके पास आ रहा होगा, न्यूज वगैरह पढ़ ही रहे होंगे, बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बेंगलुरु का वो डूब गया है पूरी तरह से पानी के अंदर। और ये भी वो वाला एरिया डूबा है जहां पे सबसे ज्यादा इलीट लोग रहते थे, मतलब अमीर लोग, बेंगलुरु के सबसे अमीर लोग, जो आईटी के जो टाइकून्स हैं बड़े बड़े, वो वहां पे रहते थे, है ना। अभी वो बेचारे क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगलो, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां वो है पूरी तरह से डूब गई हैं उनकी। वो ट्रैक्टर में जो है घर का सामान लेके जो है जा रहे हैं, हालत बहुत खराब है ना। गाड़ियां डूब गई हैं, वो शॉपिंग मॉल वगैरह सब डूब गया है। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। तो अबेंडेंड व्हीकल्स जो हैं वो सड़कों पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, है ना। लाखों रुपए के ट्रैक्टर से लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। हालत काफी खराब है, लग्जरी विला जो है वो डूब गए हैं। कुछ लोग जो है इसका ब्लेम जो है वो माइग्रेंट्स को भी दे रहे हैं, रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं कि लोग जो है नॉर्थ इंडिया से वहां पे आ जाते हैं, बिहार से आ जाते हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। अरे भाई, बेंगलुरु बना किन से है? बेंगलुरु को बेंगलुरु बनाया किसने है? आईटी सेक्टर नहीं तो बनाया है ना। और आईटी सेक्टर में लोग कहां से आ रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया से ही तो आ रहे हैं ना। तमिलनाडु से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तभी तो बेंगलुरु बना है। अगर माइग्रेंट्स लोग बेंगलुरु से चले जाएंगे तो बेंगलुरु की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। कुछ लोग जो है प्रीवियस गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है सिटीजन्स को भी ब्लेम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा ब्लेम लगभग सभी के पास जाता है। तो भैया आप जब लेक्स, देखिए बेंगलुरु कहा जाता था सिटी ऑफ लेक्स, लेकिन आज के टाइम में वो सिटी ऑफ लेक्स नहीं है। बेंगलुरु में बहुत लेक्स हुआ करती थी। तो भैया आपने उनका इंक्रोचमेंट कर दिया, वेटलैंड को आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ग्रीन जंगल वंगल आपने पूरी तरह से काट दिए, बिल्डिंग आपने चारों तरफ लगा दी। तो जब एक्शन आप करोगे तो कॉन्सिक्वेंस कोई और थोड़ी भुगतेगा। इसे तो कहते हैं कर्मा, है कि नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा आपने किया नेचर ने आपको वैसा ही दे दिया। देखिए, वोटर हैज परफेक्ट मेमोरी। किसी और के पास परफेक्ट मेमोरी हो या ना हो, वोटर के पास परफेक्ट मेमोरी होती है। वोटर हमेशा वहीं जाता है जहां वो हमेशा से जाता रहा है। हजारों साल से जहां से वोटर फ्लो कर रहा है, हमेशा वोटर वहीं फ्लो करता है। वोटर हैज परफेक्ट मेमोरी, आप इसकी मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते। और यही तो हुआ, आपने पानी का रास्ता रोका। पानी तो भैया अपने रास्ते पे जा रहा था, आप उसके रास्ते के बीच में आए हो, पानी आपके रास्ते में नहीं आया है। आपको बात सोचनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुल मिला के वो चीजें कह रहे हैं। तो कहते हैं भाई कब चीजें कब खराब हुई। देखिए, बेंगलुरु आईटी हब बनने से पहले जो है एक छोटा सा सिटी हुआ करता था। फिर बाद में क्या हुआ, जब वहां पे आईटी सेक्टर डेवलप होने लगा, दुनिया से लोग आने लगे, पैसा आने लगा। जब लोग आने लगे, पैसा आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, बेंगलुरु को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो वहां के आसपास के जो गांव थे उनसे जमीनें ले ली गई। उन गांव में बहुत सारे पॉन्ड्स हुआ करते थे, बहुत सारे लेक्स हुआ करती थी, बहुत सारे उनको मर्ज कर दिया गया। और बेंगलुरु के अंदर जो है 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोगों ने बना दिए। अब वहां पे सबसे ज्यादा मजा किसने लूटा? मजा लूटा वहां के डेवलपर्स ने, मजा लूटा वहां के जो जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने वहां के लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर टेम्पर कर दिया। करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से जो है नेता लोगों के साथ मिलकर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, सोसाइटी बना दी, सब कुछ बर्बाद हो गया, राइट। लेक्स वगैरह को दबा दिया गया, उनका जो कैचमेंट एरिया वगैरह था उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्राइवेट लैंड के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया, वो सारी की सारी चीजें आपने कर दी, है ना। तो वही वही सब कुछ हुआ ना, बर्बाद। आपने अपार्टमेंट बना दिए, शॉपिंग मॉल बना दिया, बड़े बड़े कैफे बना दिए, क्लब्स बना दिए, गोल्फ कोर्स बना दिए जंगल काट वाट के। तो हालत तो होनी है। वाटर फाइंड इट्स ओन लेवल, अब पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, ठीक है। कहाँ जाएगा? जहां से वो हमेशा जाता है। तो जहां पे जो पुराना बेंगलुरु था वहां पे तो था ही। ये सारी चीजें कहां पे हुई? नए बेंगलुरु के अंदर, जहां पे नए नए जो है अमीर लोग आए, ठीक है। फिर बाद में बेचारे कुछ गरीब लोग भी आए, तो वहीं पे सबसे ज्यादा हालत यहाँ पे खराब हो गई। अब इसने जो है कंपेयर किया है वेस्टर्न कंट्री के साथ। अब आप सोच रहे होंगे सर वेस्टर्न कंट्री में तो डेवलपमेंट हुआ है, क्या वहां पे दिक्कतें हुई नहीं है क्या? बिल्कुल हुई हैं। यूरोप के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आज जो हमारे यहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट होती है, करप्ट प्रैक्टिसेस, वहां पे वो 100-150 साल पहले हुआ करती थी। जब वो सिटीज डेवलप हो रही थी तो वहां पे भी रूथलेस डिस्ट्रक्शन हुआ है, जंगल वंगल वहां पे भी काटे गए हैं। आज वो आपको बड़े साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन एक समय था जब वहां पे भी इसी तरह की चीजें हो रही थी। इवन आज भी नेचर वहां पे झटका दिखा देता है। जर्मनी में आपने देखा कितनी खराब फ्लड आया था, फ्रांस में आपने देखा, बेल्जियम में आपने देखा फॉरेस्ट फायर। ऐसी बात नहीं है वो भुगत नहीं रहे, वो भी भुगत रहे हैं। लेकिन आज जो चीजें वो लोग कर रहे हैं, हम मतलब आज हम लोग जो चीजें कर रहे हैं, वो लोग उस चीज को 150-200 साल पहले कर चुके हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन उस समय और आज के समय में थोड़ा सा फर्क है।
उस समय जो चीजें हो रही थी, नेचर के पास उसको बैलेंस करने की कैपेसिटी थी, तो नेचर ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। लेकिन आज जो चीजें कर रहे हो भैया, वो नेचर के बस के बाहर हो चुकी हैं। उस समय क्लाइमेट चेंज की समस्या थोड़ी थी, है ना। उस समय साइक्लोन इतने फ्रीक्वेंटली थोड़ी आते थे, उस समय फ्लड इतनी फ्रीक्वेंट थोड़ी आती थी, 10 साल में कभी एक बार फ्लड आती थी। आज वो जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है। तो उस समय जो यूरोप में, अमेरिका में हुआ, और आज जो बेंगलुरु में और इंडिया में हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, इन चीजों में सिर्फ ये फर्क है, क्लाइमेट चेंज। तब क्लाइमेट चेंज बहुत कम था, आज क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बेंगलुरु में हालत इतनी खराब है, बेंगलुरु में कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लिए गए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर वाटर हीटिंग वगैरह, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं लिए गए जितनी स्पीड से होना चाहिए था, जिसका आज जो है हम लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपको रिफॉर्म करने हैं तो दो बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि वी मस्ट एग्जीक्यूट इंस्टीट्यूशनल इथोनेजिया। ठीक है, मतलब जो वहां का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो नॉर्मल हो, उसको आपको इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो भी लो एंड जो भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो बड़े बड़े जो है बिल्डर्स होते हैं, उनकी जो है समस्याएं हैं उसको दूर करना पड़ेगा, करप्शन वगैरह को दूर करना पड़ेगा। जो आउटडेटेड इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं, आप उनको रिप्लेस करिए नए इंस्टीट्यूशंस के साथ। और अगर आप म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में जाओ ना, स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि उसका कोई सोल्यूशन ही आपको नजर नहीं आता। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फायदा कौन उठाता है? ब्यूरोक्रेट्स, एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो चुका है। आप ये देखिए, दिल्ली जैसी सिटी में, जो हमारे इंडिया का कैपिटल है, नोएडा के अंदर इतने बड़े बड़े 2 ट्विन टावर्स लगा दिए गए। अरे भाई, जब उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब भी तो किसी ने उसको क्लियरेंस दिया होगा ना। पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, वो सालों तक खड़ा हुआ है ट्विन टावर, सालों तक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब जाके कहीं उसका डिमोलिशन हुआ। ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग है, इंडिया में लाखों ऐसी बिल्डिंग होंगी जो म्युनिसिपैलिटी, ब्यूरोक्रेट्स और इनकी जो है मिली भगत से चल रही हैं। वो चल रही हैं, लोग वहां पे रह रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये? क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा दूर करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इनका ये कहना है कि भैया इस समय बेंगलुरु के अंदर जो है 11 इंडिपेंडेंट प्लानिंग अथॉरिटीज हैं, आप उनको मर्ज करिए। ठीक है, म्युनिसिपल जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है उसके अंदर आप उनको वो जो है मर्ज उसको कर सकते हो। उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर हैं वहां पे, बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, सबको जो है आप साथ बैठाइए, तब जाके काम करिए। वहां का जो डिफेंस है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह है, इन सबको जो है मिल बैठ के काम करने की जरूरत है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे। फिर बात आती है लोगों की। कम्युनिटी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी बेसिस पे हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो आप ऐसी चीजें मत करिए जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। पहली बात उन्होंने ये कहा, कुछ हार्ड डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे खासकर ट्रांसपोर्टेशन को लेके, तो जो 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उसको डिस्करेज करने की जरूरत है। कम से कम यूज करिए। आप जो है बसेस का यूज कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हो, जिससे कंजेस्शन कम होगा सड़कों के ऊपर, है ना। थोड़ा सांस लेंगे भैया, राहत मिलेगा हम लोगों को। एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो भी एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर है उसको किसी भी हालत में प्रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, सिटी में भी लगाइए और सिटी के आसपास भी लगाइए, क्योंकि पेड़ जो है वो फ्लड के को कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेमेंट्स वगैरह हैं उनको डीकंक्रीटाइज करिए, है ना। हर जगह जो है कंक्रीट लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डीकंक्रीटाइज होगा, थोड़ा कच्ची जगह मिलेगी, पानी जो है वो नीचे जाएगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना यहाँ पे। उसके अलावा जो गार्बेज है उसको सेग्रीगेट करिए, वो नालियों में ऐसे ही पड़ा रहता है, उस सब कुछ बंद हो जाता है, गार्बेज वगैरह प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कीजिए, है ना। वो चीज आप डेफिनेटली वहाँ पे कर सकते हैं। और जो राजू क्लब्स हैं वहाँ पे उनको इंप्रूव करिए। राजू क्लब का मतलब ये होता है कि बेंगलुरु के अंदर बहुत सारी लेक्स हुआ करती थी, और इन एक लेक्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में चैनल हुआ करते थे, तो पानी एक लेक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह वो चला जाया करता था। हम लोगों ने क्या किया, इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे सड़कें बना दी, बिल्डिंग्स बना दी। तो ये जो पुराने रास्ते थे, जो वाटर, जो लेक्स वगैरह को आपस में कनेक्ट करते थे, उनको ओपन करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की समस्या वहां पे ना हो। और भाई जो दुनिया भर का अनएक्सेप्टेबल कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोगों को भी सामने आना पड़ेगा ना यार। अरे शहर किसका है? आपका है ना। घर किसका है? आपका है। आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए। सारी चीजें सरकार के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते, आप भी सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
वेटलैंड वगैरह को जो है थोड़ा रिस्टोर करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ कुछ सोल्यूशन जो है आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक हम लोगों ने मोर और लेस यहाँ पे कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, थोड़ा देख सकते हो। ILAC के इशू को थोड़ा बहुत सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, बिल्किस वाला केस थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जो एलिजाबेथ वाला जो है इशू, उसको तो छोड़ ही दो, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यही था दोस्तों आज के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया। और देखते रहिए। और एनसीईआरटी का कोर्स किसी को ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे करिए। मैं भी आपको एनसीईआरटी की क्लासेस लूंगा, अभी पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी, हर जो है फैकल्टी अलग अलग एनसीईआरटी क्लासेस यहाँ पे करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।